सो हेलो एंड वेरी वेलकम टू योर फेवरेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंप्लीट एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। ये इसका पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे, अदरवाइज ये पार्ट 3 में जाके फिनिश हो जाएगा। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो होगा ये हमारा, और फिर उसके बाद लेक्चर 3 या लेक्चर 4 में क्या होगा, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि आज हमारे सिलेबस में आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा मोटा कोटेशन गांधी जी के द्वारा दिया गया था कि जो हमारे ग्रिड पर्सन होते हैं ना, उसके लिए रिसोर्सेज बहुत ही कम है, पर जो पर्सन जिसको क्या है, सिर्फ अपने ज़रूरत के लिए रिसोर्सेज को यूज करता है, उसके लिए इनफ रिसोर्सेज है। तो देयर इज इनफ फॉर एवरीवन नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रिड। तो डायरेक्ट आपका ये भी कोटेशन पूछता है कि किसने बोला था, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले अपना पेजेस में डाल दिया है। ये कोटेशन हमारा महात्मा गांधी का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जितना जल्दी आगे बढ़ेंगे, चैप्टर थोड़ा सा ह्यूज है और चैप्टर बड़ा है, इसको ध्यान से समझना होगा। तो जैसे ही बात आता है रिसोर्सेज के बारे में, तो रिसोर्सेज होता क्या है? ठीक है, रिसोर्सेज होता क्या है? तो एवरीथिंग हम लोग को पता है, जितना भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जो भी हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, जो भी हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, और हमारे लिए क्या हो, तीन चीज़ को इम्पोर्टेंट होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकली फिजिबल, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वर्ड जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को याद रखना है कि रिसोर्सेज समझ गए जो हम लोग के लिए, हम लोग की सेटिस्फाई करें नीड्स को, पर हम लोग को 3 वर्ड्स को ध्यान रखना है कि जो क्या है, एक टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, जो भी रिसोर्सेज को हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए मैं हमारे पास क्या हो, टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, क्या हमारे बजट में आते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि कोई रिसोर्सेस है, जो क्या है, हमको उसको हम रिसोर्सेस कब नाम देंगे, जब क्या है, उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्या वो मेरे बजट के अंदर आता है, क्या हम कल्चर में एक्सेप्टेबल है, जब हम उसको रिसोर्सेस मेरा बन जाएगा, क्या वो कल्चरली में एक्सेप्टेबल है, या फिर तभी हम उसको क्या बोलेंगे, रिसोर्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ह्यूमन बींग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेस। तो ह्यूमन बींग्स भी क्या है, एक तरह से ह्यूमन रिसोर्सेस है। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन द नेचर एंड इकोनॉमिकली वाइबल रिसोर्सेज। और हम लोग को इतना पता है कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं मटेरियल को, हमारे जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मटेरियल, जो भी टेक्नोलॉजी हमारे प्रेजेंट है, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, उसके मदद से क्या है, जितने भी हमारे मटेरियल सब्सटेंसेस है, उसको क्या है, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये नोट्स आपको एनसीईआरटी नोट्स है, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, साथ साथ आप इसको पढ़ते पढ़ते भी लिख सकते हैं। अब फर्दर डिवीजन किया गया है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को, इसको इजली तरीका से समझते हैं कि रिसोर्सेज को ब्रॉडली हम लोग क्लासीफाई कर दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि रिसोर्सेज को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो है हमारा जो नेचर के द्वारा, एक है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा, ये तो हम लोग को बचपन से पढ़ाया जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज होता है जिसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हो। और उसके बाद हम लोग क्या समझते हैं, और हम लोग समझते हैं कि ऐसा रिसोर्सेज जो क्या है, रिन्यूड हो जाए, जो क्या हो, रिन्यूड हो जाए, उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे, शॉर्ट पीरियड या फिर डायरेक्टली रिन्यूड हो जाए। ठीक है, पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कांट बी रिन्यूड। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में मेरा क्या है, जो कंटिन्यूअस है, जिसको हम फ्लो भी बोल रहे हैं, जिसमें हमारा क्या होगा, विंड एग्जाम्पल हो जाएगा। और मेरा बायोलॉजिकल में क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक कंटिन्यूअस रिसोर्सेज, एक मेरा बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन हमारा किस में आएगा, बायोलॉजिकल में आएगा। तो वाइल्ड मतलब बोल सकते हैं कि फ्लोरा एंड फौना किस में आएगा, हमारे बायोलॉजिकल में आएगा, डैट मीन्स कि रिन्यूएबल में आएगा। तो इट्स टेक ए टाइम, क्योंकि हमको पता है कि हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड। अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल को हम लोग रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकल में बांटे हैं। जैसे कि हमारे मेटल्स है, तो हम लोग को पता है कि जब मेटल्स हमारे आयरन हो गए, अल्युमिनियम हो गए, ये सब क्या है कि ऐसे मेटल्स है जो हम लोग के घर में कबाड़ी वाला भी आके लेके जाता है, क्योंकि दिस आर मेटल्स कैन बी रिसाइकल बाय द हमारे टेक्नोलॉजी, या फिर जो हमारे कुछ मशीनरी होते हैं उसके थ्रू क्या है, ये रिसाइकल होते हैं। ठीक है, तो नॉन रिसाइकल में हमारे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हो गए। क्या ऐसा आपने कभी सुना है कि जो भी हमारा पेट्रोलियम किसी भी व्हीकल से यूज होके क्या है, अब वो फिर से क्या हो कि हमारा फिर से उसमें फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट्स टेक्स ए लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स टू कन्वर्ट इन ए फॉसिल फ्यूल्स।
ठीक है, तो इतना हम लोग को समझना होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। तो देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को हम लोग स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी में क्या है डिवाइड किए हैं। तो दैट इज़ वेरी इजी क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला बात हम लोग क्या पढ़े? नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल और हमारा ह्यूमन। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में हमारा कंटिन्यूस और फ्लो, एग्जाम्पल विंड एंड वाटर। बायोलॉजिकल में हमारा क्या आ जाएगा? नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे का स्लाइड में हमारा क्या पढ़ना है हम लोग को। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसको चार तरह से क्लासिफिकेशन किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ आपका एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ आपका क्या नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पे किस अमाउंटेंट में है, कम्युनिटी रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, स्टॉक्स, रिजर्व, सबको आज हम लोग कवर करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से कवर करेंगे। तो हम लोग को बस फिर से जो मैं पहले बोला करता हूँ वो आज फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग को एक सीरीज में सारा वीडियो देखना है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का मैंने वीडियो बनाया, डेवलपमेंट का मैंने इकोनॉमिक्स पोर्शन से पूरा वीडियो बनाया है। यू कैन गो थ्रू दैट लेक्चर ऑल्सो, जो आपको हमारे कंप्लीट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। साथ साथ लाइव प्रोसेस का फर्स्ट लेक्चर है, जल्दी सेकंड लेक्चर आएगा तो आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा इशूज़ होते हैं लेक्चर लेट आने में क्योंकि अभी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेसिव हॉट है। अगर हम लोग फ़ैन ऑन भी करते हैं तो क्या होगा? वॉइस में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इशूज़ हो जाते हैं लेक्चर को लेके और भी प्रॉब्लम है। जो आज देखते हैं हमारे सबसे पहले ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हमारे रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में बांटा गया है। हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। मीन्स क्या हो गया हमारा? सीधा समझ लेना, नॉन लिविंग्स। बायोटिक मतलब कि जो मेरा लिविंग, मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज, फ्लोरा एंड फौना, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हो गए सारे क्या हो जाएंगे? बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ह्यूमन बींग्स, flora and fauna, etc. called petroleum may be considered as biotic resources. They are formed by decaying of life forms. डेकिंग ऑफ लाइफ फॉर्म्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अगर पेट्रोलियम का बात करें या कोयल का बात करें तो टैक्स से मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्मेशन। अगर हम लोग को पता है कि वैन क्या है ना, ट्रीज वेयर डाइड एंड दे वेयर कंप्रेस अंडर वेरी ह्यूज टेम्परेचर, तो देन इट ट्रांसपोर्ट इन ए कोल। तो ये एक बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम अबायोटिक की ओर आते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग के कंपोज होते हैं, जैसे हमारा सोयल्स हो गए, रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी को लेके अब क्लासिफिकेशन किया गया है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो जैसा कि हम लोग ने देखा था कि ऐसा रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड, दैट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल या फिर रिप्लेनेसेबल रिसोर्सेज। जैसे कि हमारा सोलर एनर्जी है और हमारा फॉरेस्ट, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ, etc. इट कैन बी फर्दर, उसको डिवाइडेड हम लोग किस में कर दिए गए? इसको हम लोग फर्दर डिवाइडेड कर दिए हैं फ्लो और कंटिन्यूस रिसोर्सेज। और किस में डिवाइड कर दिए हैं हम लोग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में। तो जैसा कि हम लोग बात कर लिए थे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? दो रिसोर्सेज जिसको हम लोग रिन्यूड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तीन मेथड फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल में आपका सोलर एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं उसको दो कैटेगरी में बांटा गया था, फ्लो और कंटिन्यूस रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज डेट कैन बी रिप्लेनिश एट दैट टाइम ओनली, सेम टाइम में रिप्लेनिश होता है, डेट रिसोर्सेज को हम लोग कंटिन्यूस और फ्लो बोलते हैं। ठीक है, इट डज नॉट रिमेन इन वन लोकेशन एंड मूव्स अबाउट बिकॉज ऑफ नेचुरल एक्शन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट के कारण क्या है, किसी भी एक लोकेशन पे वो फिक्स नहीं रहता। जैसे कि रनिंग वाटर है, क्या आप उसे रोक सकते? नहीं। सोलर रेडिएशन एंड विंड्स एंड टाइड्स। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में। तो इस रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में बांटा गया है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोज रिसोर्सेज जो लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड लेता है एंड कैन नॉट बी रिन्यूड, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, और एग्जाम्पल में आपका मिनरल्स आ गया, मेटल्स आ गया, फॉसिल फ्यूल्स आ गया। दिस रिसोर्सेज में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू रिसाइकल एंड नॉन रिसाइकल। तो मैंने आप लोग को बताया था कि मेटल्स जो क्या है हमारा रिसाइकल हो जाए, those metal are recycled by technology application, so they are recyclable. Non-recycled fossil fuels burn readily and cannot be recycled, so they are not recycled. तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, क्या लिखा हुआ है
कि रिसाइकल रिसोर्सेज में क्या दिया हुआ है कि दैट कैन बी रिसाइकल बाय टेक्नोलॉजिकली एप्लीकेशन, ठीक है। नॉन रिसाइकल फॉसिल फ्यूल्स, ये क्या है, रेडली बर्न हो जाता है और ये नॉन रिसाइकल होता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हमारा इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया। पहले हम लोग 2 कैटेगरी को पढ़ते हैं, उसके बाद आराम आराम से हम लोग 2 कैटेगरी को पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आप लोग को आप लोग को सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊंगा, नहीं, मैं आप लोग को 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पार्ट 4 या पार्ट 3 में पक्का एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और वो भी एक डीपली मैनर में, अच्छी एक्सप्लेनेशन वे में, और साथ साथ एनटीएससी को के क्वेश्चन को भी लास्ट में डिस्कस करेंगे जब सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो और इस प्लेटफॉर्म में आप लोग को साइंस एसटी के सारे लेक्चर अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है। पहले एक पीपल्स है, एक इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, फिर कम्युनिटी, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है नेशनल, फिर इंटरनेशनल, 4 ही तो आता है ना। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज किसको हम लोग बोलेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज हम लोग बोलेंगे दो रिसोर्सेज आर ऑन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है प्राइवेटली किसके द्वारा, किसी इंडिविजुअल के द्वारा क्या किया जाए, ऑन किया जाए। जैसे कि आपका घर हो गया, आपका प्लांटेशन हो गया, आपका पैस्योर लैंड हो गया, आपका फार्म लैंड हो गया, आपका कुआं हो गया, आपका पोंड हो गया, दिस आर ऑल इंडिविजुअल रिसोर्सेज जिसको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज ऑन बाय द एक्सेसिबल फॉर ऑल मेंबर्स ऑल कम्युनिटी, एग्जांपल ग्रेजिंग ग्राउंड्स, क्या बोले एग्जाम्पल, ग्रेजिंग ग्राउंड्स। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई ग्रेजिंग ग्राउंड है, साथ साथ पार्क हो गया, कोई पब्लिक पोन्ड्स हो गए, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग का क्या है, उस विलेज, किसी भी विलेज में एक पार्क है तो उस विलेज के सारे कम्युनिटी का अधिकार होता है कि उस पार्क में जाके अपने बच्चे के साथ खेले या फिर खुद खेले। तो दिस आर द रिसोर्सेज दैट आर यूज बाय द कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। अब हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट रिसोर्सेज के बारे में, हमारा मतलब नेक्स्ट क्या है, इसका सब पार्ट रिसोर्सेज के बारे में, हमारा नेशनल रिसोर्सेज के बारे में। तो इसमें आपका एक एनटीएससी क्वेश्चन बनता है, आप लोग को ध्यान से समझना है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गया आपका, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया दो रिसोर्सेज आर अंडर कंट्रोल नेशन कंट्री, मतलब किसी नेशन कंट्री के अंदर कंट्रोल में आए उस रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल में हमारा क्या क्या आ गया, कोल आ गया, माइंस आ गया, टेरिटोरियल सी आ गया। ये क्या है, अप टू 12 नॉटिकल मिल्स फ्रॉम द कोस्ट, ठीक है, अप टू 12 नॉटिकल मिल्स फ्रॉम द कोस्ट, ये तुम्हारा आपका क्या आ जाएगा, हमारा नेशनल रिसोर्सेज आ जाएगा। तो 1 नॉटिकल बराबर कितना होता है, कुछ 1 पॉइंट आपका 253 किलोमीटर के लगभग में आता है। आप एक बार चेक करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो डैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपसे कहूँ पूछा नहीं जाएगा 1 नॉटिकल्स कितने किलोमीटर, फिर भी एक नॉलेज के लिए हम लोग को जानना है। तो नेशनल रिसोर्सेज में क्या है, ऐसे रिसोर्सेज जो कंट्री के द्वारा ऑन किया जाए, जैसे कि आपका केनाल, कोल माइंस, टेरिटोरियल सीज। और यहाँ पे समझते हैं कि 12 नॉटिकल मिल्स फ्रॉम द कोस्ट, मतलब कि कोस्ट से क्या बोल सकते हैं कि 12 नॉटिकल मिल्स की जितने भी दूरी में सारे हमारे नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, उसके बाहर नहीं आते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन हो गए, दिस रिसोर्सेज आर ऑन एंड रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू क्या है हमारे ऑन किया जाए। एग्जाम्पल हमारा ओपन सी हो गया, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा है ओपन स्काई फॉर फ्लाइट एंड मूवमेंट ETC। ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल मिल्स, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। तो ये भी आपका एनटीएससी क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल मिल्स को हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। अब हम लोग हमारे एक इम्पॉर्टेंट हमारे बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके अगर क्वेश्चन हमारा पूछा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्या बनेगा यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो PYQ में अगर देखेंगे तो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, बांटा गया है 4 कैटेगरी में, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक्स एंड रिजर्व्स। ये हमारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बनता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए हम लोग इसको ध्यान से डिटेल तरीका से अच्छी तरीके से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज को किस तरह से क्लासिफाई किए हैं, ये एक ऐसा रिसोर्सेज होता है जो एक रीजन में एबॉन्डेंस मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बट क्या है कि अभी तक कोई भी एक तरह से बट हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली। जैसे कि हम लोग बात करते हैं गुजरात या फिर राजस्थान इज द बेस्ट एग्जांपल। राजस्थान में क्या है, बहुत सारे सोलर एनर्जी हैं, क्या उस लेवल में हमारे पास क्या डेवलप्ड कोई टेक्नोलॉजी है कि उस मात्रा के सोलर एनर्जी को हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट डेवलप्ड टूडे येट।
ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज जो हमारे किसी भी एरिया में एबोंडेंस है, पर क्या है कि उस रिसोर्सेज का उस मात्रा में यूज नहीं हो पा रहा है जितना मात्रा में वो क्या है हमारे रिसोर्सेज में प्रेजेंट है। ठीक है। तो हमारा उस तरह का ही क्या है, ये दो एग्जाम्पल है जो आप लोग का क्या है कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो हम लोग देखते हैं। तो दो एग्जाम्पल है जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग को देखना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपका सबसे पहले गुजरात, जहाँ पे सोलर एंड विंड एनर्जी है, एज वेल एज राजस्थान। ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपने रिसोर्सेज के ऊपर, डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो अब हम लोग बात करने वाले डेवलप्ड रिसोर्सेज के बारे में। इससे पहले हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज को देखा। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जिसको हम लोग सर्वे करेंगे एंड क्वांटिफाइड भी सर्वे किया हुआ है, क्वांटिफाइड एंड यूटिलाइज भी किया जा रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है हमारे पास। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा क्या क्या हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है। और एबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी डिसाइड द क्वालिटी ऑफ डेवलप्ड रिसोर्सेज। मतलब कि स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में। तो ये स्टॉक्स एंड रिजर्व थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे आसपास में अबाउंडेंट अमाउंट में इसका स्टॉक्स होता है, पर इसके लिए जो इसका कंपोनेंट्स होता है, अगर हम इसमें चाहेंगे एक एग्जांपल वाटर से समझते हैं, तो वाटर में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होते हैं। इफ़ यू वांट टू सेपरेट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो कितना मज़ा आ जाता है, पर ऐसा कोई अभी तक टेक्नोलॉजी आया नहीं है। तो इससे हम लोग को समझ में आता है कि वाटर तो हमारे पास क्या है कि बहुत अमाउंटेंट अमाउंट में, पर क्या हम लोग वाटर का उस लेवल पे यूज कर पा रहे हैं जिस लेवल पे हम लोग को ज़रूरत है। अभी ऑक्सीजन का ज़रूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ज़रूरत हर एक फील्ड में। ऑक्सीजन का तो खैर बहुत ही ज़रूरत है हमारे सारे कोरोना पेशेंट को, तो क्या उस तरह का पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट तो रिजर्व्स के बारे में। तो स्टॉक्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो अबाउंडेंस अमाउंट में उसका स्टॉक्स है मेरे पास, पर उसका टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी तक नहीं आया, जिसके कारण हम उस स्टॉक्स का यूज नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल वाटर, वी कांट सेपरेट फ्रॉम इट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम लोग बात करेंगे रिजर्व्स के बारे में। तो रिजर्व्स क्या होता है, देखते हैं रिजर्व्स के बारे में। तो रिजर्व्स क्या है देख रहे हैं। तो रिजर्व दीज आर स्पेसिफिक स्टॉक्स फॉर विच अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इज अवेलेबल बट एक्सप्लोरेशन इज नॉट स्टार्टेड येट। मतलब कि क्या, टेक्नोलॉजी तो पता है पर अभी तक इसका एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ। एग्जाम्पल हमारा है रिवर वाटर फॉर हाइडल एनर्जी और फॉरेस्ट आर रिजर्व्स बट स्टिल हैज़ लिमिटेड एक्सप्लोरेशन। मतलब कि क्या है, फॉरेस्ट रिजर्व है पर अभी तक इसका कोई एक्सप्लोरेशन नहीं हो रहा है। दिस आर रिजर्व रिसोर्सेज। ठीक है। हमारे बहुत सारे रिवर वाटर जहाँ से क्या है हाइडल एनर्जी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी हम लोग को पता है, फिर भी क्या है हम लोग हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण और भी बहुत सारे प्रॉब्लम के कारण क्या है उस टेक्नोलॉजी को स्पेसिफिक स्टॉक्स के लिए हम अप्रोप्रिएट तरीका से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उस रिसोर्सेज को। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में। मतलब कि क्या, स्टॉक्स हम लोग डेवलप्ड रिसोर्सेज पढ़ लिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज पढ़ लिए, ये थोड़ा रिपीटेड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हमारा एक टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें क्या है देखते हैं हम लोग। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बट देयर ओवर यूटिलाइजेशन हैज़ लेड टू मेनी प्रॉब्लम्स लाइक रिसोर्सेज डिप्लीशन। ठीक है। तो ये आपका PYQ क्वेश्चन बन जाएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन आपका है कि क्या है कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट के ऊपर आपका ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला है कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर बट देयर ओवर यूटिलाइजेशन हैज लेड मेनी प्रॉब्लम। तो क्या क्या प्रॉब्लम हमारे आ रहे हैं ओवर यूटिलाइजेशन के कारण। तो रिसोर्सेज डिप्लीशन फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रिड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। ठीक है। अब कुछ लालची हमारे कुछ ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं जो कुछ अपने क्या ग्रिड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं। सेकेंड क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, अनइक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, unequal resources distribution which created accumulation of resources in few hands। जिसके कारण क्या होता है हमारा सोसाइटी डिवाइडेड हो जाता है रिच एंड पुअर में। ठीक है। तो हम लोग को पता है कि कुछ ऐसे रिच लोगों के कारण क्या होता है हमारी सोसाइटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिच एंड पुअर में, ताकि कुछ एक्यूमुलेशन मतलब कि कुछ लोगों के हम हाथ में क्या है जो रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमारी सोसाइटी का रिच एंड पुअर में डिवीजन हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। मतलब कि एकदम क्या है ना रिसोर्सेज को अपनी ग्रिड को लेके मतलब रिसोर्सेज को पूरा डिप्लीट करते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग आप लोग सब सुने होंगे, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एज वेल एज लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है।
तो यहाँ पे मतलब लैंड की फर्टिलिटी लॉस होना, तो ये सारे तरह का प्रॉब्लम हम लोग को फेस करने को मिल रहा है हमारे ओवर यूटिलाइजेशन। तो आपका 3 पॉइंट है यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमारे ओवर यूटिलाइजेशन करने से रिसोर्सेज का। ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज देयरफॉर इज essential for a sustained quality of life and global peace. This can be achieved by through proper planning. Yes, वी ऑल नो अबाउट डैट। अब क्या प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए ताकि हमारा क्या एक फेयर मीन्स में क्या है हमारे रिसोर्सेज का सस्टेनेबल हो और एक ग्लोबल पीस बना रहे। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि रिसोर्सेस मतलब क्या है कि ऐसे तरीक़ा से हम लोग रिसोर्सेज को यूज करें ताकि क्या हो हमारा डैमेज ना हो इन्वायरमेंट। ठीक है, अदर वर्ड्स में क्या समझ सके कि हम फ्यूचर जनरेशन को देख के यूज़ करें ताकि फ्यूचर जनरेशन को कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने। मतलब क्या है कि हम लोग को जितना यूज करना है, जितना एकदम ज़रूरत है उतना ही रिसोर्सेज को यूज़ करें। और आप लोग को अगर ये डेफिनेशन याद होता है तो दिस इज़ वेरी गुड। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड बी प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। फर्स्ट पॉइंट आप लोग को लिखना है। ठीक है, अदर वर्ड्स में हम लोग इसको क्या समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, फॉर दिस रिसोर्सेज प्लानिंग शुड बी डन। अब देखते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज प्लानिंग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो रिसोर्सेज प्लानिंग, द कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन जून 1992 एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आपका इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, तो ये आपका एनटीएससी का क्वेश्चन है कि आपका यूएनसीडी का फुल फॉर्म क्या है, ये भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। और द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब फॉर्मुलेटेड किया गया था, जून 1992। तो आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जून 1992 में सबसे पहला कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉर्मुलेटेड किया गया था। ठीक है, यूएनसीईडी का फुल फॉर्म आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। द समिट सपोर्टेड द ग्लोबल forest principle and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century। मिस एजेंडा 21 को क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या है यहाँ पे क्या है समिट सपोर्टेड कर लिया गया था ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21। एजेंडा 21 को एडॉप्टेड किया गया था ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे 21st सेंचुरी तक क्या है कि हो सके। ऑब्जेक्टिव एजेंडा 21 का क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से बनाएगा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21, टू एलिमिनेट पॉवर्टी, सॉरी फॉर दैट, एलिमिनेट पॉवर्टी। अब हम लोग देखते हैं एलिमिनेट पॉवर्टी और हंगर, सिकनेस, इलिटरेसी एंड रिड्यूस डिटोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैसे हम लोग रिसोर्सेज प्लानिंग को यूज करें। अभी का नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है, रिसोर्सेज प्लानिंग को कैसे यूज करें, और भी कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, आज हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम लोग क्या क्लास 10 के बारे में, क्लास 10 एक अपने आप में एक स्टैंडर्ड क्लास होता है, तो हम लोग को जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़त्म करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ एनटीएससी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज को सही तरीक़ा से क्या करना, हम लोग आइडेंटिफाई करना, क्वान्टिफिकेशन करना एंड अवेलेबल रिसोर्सेज अलॉन्ग देयर विद देयर डेवलपमेंट। ठीक है, और रिसोर्सेज प्लानिंग शुड मैच विद द नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। ये जरूरी होता है, जो हम लोग रिसोर्सेज डेवलपमेंट करते हैं वो हमारे क्या नेशनल डेवलपमेंट गोल्स से मैच करें। हमने डेवलपमेंट में बताया था क्या होता है हमारा नेशनल डेवलपमेंट गोल्स, किस तरह के गोल्स को नेशनल डेवलपमेंट में रखा जाता है, ऐसा गोल्स जो क्या है मैक्सिमम पीपल्स को क्या है बेनिफिटेड करे। ठीक है, इन इंडिया रिसोर्सेज आर वास्ट बट देयर डेवलपमेंट इज इनसफिशिएंट। और क्या है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या है सही तरीका से क्या है हमारा रिसोर्सेज का यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे क्या है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे रिसोर्सेज को लेके। तो जैसे कि हमारा क्या है झारखंड हो गया। ठीक है, स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, स्टेट लाइक झारखंड एंड छत्तीसगढ़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड मध्य प्रदेश एंड रिच इन कोल एंड मिनरल्स बट लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट में हमारा क्या है कोल एंड मिनरल्स है, पर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ना होने के कारण ये इसका वेस्टेज हो रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं हमारा अरुणाचल प्रदेश है एबंडेंट वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कमी होने के कारण क्या है कि सही तरीका से यूज नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग देखते हैं आगे राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान इज वेल इंडोर्ड विद द विंड एंड सोलर एनर्जी, इसके बारे में हम लोग बात कर लिए थे। ठीक है, राजस्थान के बारे में
सम स्टेट लाइक पंजाब हरियाणा हैव पुअर रिसोर्सेज वाज वेज दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है हमारे हमारे पंजाब और हरियाणा के, हैव ए पुअर रिसोर्सेज बेस, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ही कम है। ठीक है, बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। ठीक है, द कोल्ड डिजर्ट इन लद्दाख लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्दो इट हैज ए रिच कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पॉइंट हम लोग ऐसा पढ़े जो हमारा क्या है, हमारा प्रोज था। ठीक है, अब यहाँ पे देखे थे पंजाब एंड हरियाणा के बारे में कि यहाँ पे पुअर रिसोर्सेज है पर इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में हमारा, ठीक है, लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पर यहाँ पे क्या है, रिच कल्चरल हेरिटेज है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग को कैसे क्या प्रोसेस होना चाहिए हमारे रिसोर्सेज प्लानिंग को करने के लिए। तो ये आपका एक अच्छा सा नोट्स भी आपके लिए तैयार हो गया। कुछ ऐसे पॉइंट जो आप इससे एलिमिनेट करना चाहते हैं, की पॉइंट्स बनाना चाहते हैं, माइंड मैप्स बनाना चाहते हैं, आप इसको देख के एक बार पढ़ के जरूर बनाएं और इसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करें। और आपका नेक्स्ट लेक्चर एनसीईआरटी आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन की ओर आएगा, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं पे सारा कंप्लीट कराया जाएगा। एक कंप्लीट आपको तरीका से यहाँ पे सारे चीज़ को कराया जाएगा। तो आई होप कि आप लोग सारे वीडियो को फॉलो करें। अदरवाइज मैं फिर से बोलूँगा कि जो भी टीचर को आपको पसंद आता है उसका देखें। ठीक है, कोई मैं यहाँ से कोई प्रेशर नहीं है। रिसोर्सेज प्लानिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 तरीका से। सबसे पहले क्या है, हम लोग को क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस रीजन ऑफ कंट्री। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, इन्वेंट करना पड़ेगा कहाँ पे रिसोर्सेज है। दिस इन्वॉल्व सर्विंग और क्या 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 आएगा, मैपिंग, क्वांटिटी, हमारा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, हम लोग को रिसोर्सेज का पता करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, हम लोग को आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा रिसोर्सेज को, साथ साथ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रिसोर्सेज को किस रीजन में रिसोर्सेज से एस्टिमेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मेजरमेंट करना पड़ेगा रिसोर्सेज को। प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट यूजिंग एप्रोप्रिएट स्किल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल सेटअप। ठीक है, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट यूजिंग एप्रोप्रिएट स्किल, क्या इसमें स्किल, किस तरह के स्किल लगाने का जरूरत है, टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज होगा, कहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाए, सारा चीज़। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करना है, इस रिसोर्सेज को हम लोग अपने ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना है। तो यही हमारा 3 प्रोसेस है हमारे रिसोर्सेज प्लानिंग को। पहला कि रिसोर्सेज कहाँ पे, किस रीजन ऑफ ए कंट्री पे, वहाँ पे सर्च करना है, सर्वे करना है, मैपिंग करना है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना है, मेजरमेंट करना है रिसोर्सेज का। सेकेंड प्रोसेस क्या है हमारा, कि प्लानिंग करना है रिसोर्सेज डेवलपमेंट का, क्या इसका टेक्नोलॉजी होना चाहिए, कहाँ पे सेटअप किया जाए इंस्टीट्यूशन। और फिर थर्ड प्रोसेस हमारा है कि इस रिसोर्सेज डेवलपमेंट को हम लोग ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से क्या करें, मैच करें। इंडिया फॉलो द पॉलिसी रिसोर्सेज प्लानिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 5-year plan after the independence. The ability of resources alone cannot begin the process of development. Necessary technology and institutional setup are also required. In question ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट के थ्रू क्या है, मेंशन किया गया कि यहाँ पे रिसोर्सेज कंजर्वेशन किया जाए और ये यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी क्या अप्लाई किया गया। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गांधी जी द्वारा एक कोटेशन भी बोला गया कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस विद द प्रोडक्शन ऑफ देयर मासेस। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर इज ए इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड्स नॉट कम एनीबॉडीज ग्रेड। मैंने फर्स्ट ही कोटेशन को लिखा है, ही वॉज अगेंस्ट किसके, प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। ठीक है, वो किस चीज़ के अगेंस्ट में थे, मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट में थे, एंड वांटेड टू रिप्लेस विद प्रोडक्शन बाय द मासेस। ठीक है, मिस, और उसको क्या रिप्लेस करना चाहते थे कि ज़्यादा लोग से प्रोडक्शन हो और क्या ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो, जितना ज़रूरत हो उतना प्रोडक्शन हो। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वी विल मीट एट नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, हमारा पार्ट 2 लैंड रिसोर्सेज में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो वी विल मीट एट नेक्स्ट लेक्चर। ओके।